कुछ निकलकर सामने आ रहा है। कुछ ही पलों में आपके सामने कर्नाटक चुनाव को लेकर जो एक सटीक आंकड़ा, जिस तरीके से एग्जिट पोल में कर्नाटक चुनाव को लेकर, तो क्या बीजेपी को पूर्ण बहुमत, ये तमाम चीजें, तो एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही है 114 सीटें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 86 सीटें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल में वही जेडीएस को 21 सीटें। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कर्नाटक चुनाव पे सबसे सटीक एग्जिट पोल, न्यूज नेशन सीजेस का एग्जिट पोल। जिस तरीके से बात हो रही है आशीष जी, ये तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को, यानी कि सरकार रिपीट कर रही है। जी, निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इस आंकड़े पर विश्वास करना बहुत आसान हो जाता है। और क्योंकि हम हमेशा ही सैंपल साइज पर बहुत फोकस रखते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक हम अपनी पहुंच बनाते हैं, आंकड़े उतने ही सटीक देने की स्थिति में हम रहते हैं। और निश्चित रूप से आप देखिएगा, जब 13 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, जो चुनाव आयोग के रिजल्ट्स आएंगे, वो इससे बहुत अलग नहीं होने जा रहे हैं। और उसके बहुत सारे कारण भी हैं, जिनमें से अगर कुछ विशेष कारणों पर अगर हम जाएं, तो जिस तरह का पोलराइजेशन कांग्रेस ने करने की कोशिश की अपने मैनिफेस्टो के द्वारा, जिसमें वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर बात करते हैं, जिसमें वो बजरंग दल को बैन करने को लेकर बात करते हैं, तो उस पोलराइजेशन के जवाब में कहीं ना कहीं हिंदू कंसोलिडेशन देखा गया। और जो हमने अनुभव भी किया, जब हम फील्ड पर थे, मैं खुद वहां पर 7 दिन लगातार ऑब्जर्व करता रहा उस चुनाव पूरे कैंपेनिंग को, तो जिस तरह का कंसोलिडेशन देखा गया, हिंदू वोटर्स का कंसोलिडेशन, वो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की स्थिति में रहेगा। और बीजेपी और ये मेजॉरिटी जो हम इस सर्वे के माध्यम से दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखिएगा यही रिजल्ट होगा। अब क्योंकि एक क्लेम जो होता है, हमने हमेशा नंबर दिया है, हमने कोई रेंज नहीं दी कभी भी कि 105 से 125 के बीच आ रहा है रिजल्ट। हम 114 अगर नंबर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से 114 अगर होता है तो वो तो चुनाव आयोग वाली बात है, वो हम हो नहीं सकते। लेकिन रिजल्ट हमेशा इसके नजदीक ही रहेगा। हमारा जो पूर्व का अनुभव है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं यही रिजल्ट आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। इससे बहुत ज्यादा डिविएट नहीं होने वाला है रिजल्ट। लेकिन जो चीजें कही जा रही थी, हालांकि चुनाव के दौरान ये कहा जा रहा था कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस, लेकिन आपका जो आंकड़ा है 86 पर आप लोगों ने समेट दिया जी कांग्रेस को। देखिए, चुनाव के दौरान जो कहा जा रहा था, चुनाव के दौरान जनता जनार्दन है, ये हम सभी जानते हैं, और राजनेताओं की भाषा यही रहती है, जनता जनार्दन है। आप फील्ड पर जब जाते हैं तो आप दो काम करते हैं, एक प्रेडिक्शन होता है और एक प्रोजेक्शन होता है। प्रेडिक्शन वो होता है जहां पर आप कुछ लोगों से बात करते हैं, सिलेक्टिव सैंपल्स लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इतनी सीटें आ रही हैं। हम ये प्रोजेक्शन दे रहे हैं। प्रोजेक्शन में हम वोटर से केवल ये नहीं पूछते हैं कि आप किसको वोट करना चाहते हैं, राज्य में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, हम उनसे ये भी पूछते हैं कि आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। और जब उन मुद्दों की तरफ हम जाते हैं, तो देखने में आता है कि बीजेपी से बहुत खासा नाराजगी नहीं है वोटर्स में। निश्चित रूप से कुछ विषय हैं, क्योंकि सरकार है, कुछ काम करेगी, उसमें कुछ कमियां भी होंगी, लेकिन वो कमियां उस स्तर तक वोटर को प्रभावित नहीं कर पा रही हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। तो आंकड़ों में जो दिखाया गया है वो प्रोजेक्शन है, ना कि प्रेडिक्शन है। वोटर्स का प्रेफरेंसेस, वोटर्स के जितने भी उनकी विषय रहे हैं, जितने भी मुद्दे रहे हैं, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनको एड्रेस करने की कोशिश की, उनके माध्यम से वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि ये आंकड़े आज आप सभी के समक्ष है। जो भी होगा वो 13 तारीख को रिजल्ट हम सबके सामने होगा ही। हिंदुत्व वाला कार्ड चल गया? हिंदुत्व वाला कार्ड मैं नहीं कहूंगा कि हिंदुत्व का कार्ड था ये। मैंने जैसा पहले भी कहा था, पोलराइजेशन के जवाब में एक कंसोलिडेशन वाली बात है। जब आप कहते हैं कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसमें किसी राजनीतिक दल को विशेष रूप से कहने की जरूरत नहीं होती है कि हिंदू के विरुद्ध कुछ हो रहा है, या वो हिंदू समाज वहां का देख रहा है, और ये दिखाई भी दिया है। देखिए, जब आप कास्ट बेस्ड वोटिंग की तरफ जाते हैं, या कास्ट जो जातीय समीकरण है उनकी तरफ जाते हैं, तो आपको लगेगा कि हिंदू समाज बटा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप कुठाराघात करते हैं उनकी भावनाओं पर, वो एक होने का प्रयास करता है। और वही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान और इस कैंपेनिंग के दौरान भी देखा गया लगातार। हालांकि खींचतान भी मची रही पार्टी में, उसका असर तो नहीं दिखाई दिया। जो आपके आंकड़े आए हैं, सैंपलिंग आप लोगों ने की और बातचीत की, दूसरी ओर एक जो चीजें हैं, जो एक स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से उतारा गया, अगर हम कहें कि एक तरफ पीएम मोदी, अमित शाह, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उसमें खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां जहां जिन जिन सीटों पर गए, रोड शो उन्होंने किया, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे,
क्या ये इफेक्टिव रहा? देखिए, जब हम बात करते हैं और ये 2014 के बाद से लगातार इस तरह का एक कमेंट किया जाता रहा है कि बीजेपी अपने पूरे दल बल के साथ चुनाव की कैंपेनिंग में जाती है, चुनाव लड़ने जाती है, तो इसमें मैं इतना इसको महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि कोई भी दल जब सरकार में होता है तो उसका प्रयास ये रहता है कि वो अपनी सरकार का विस्तार करे, अन्य राज्यों तक पहुंचे, और उसके लिए वो जितना प्रयास उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। अब उसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अगर यही दल आज विपक्ष में होता तो निश्चित रूप से सभी नेता काम करते। कांग्रेस के भी सभी नेताओं ने काम किया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी लोग लगे रहे लगातार। तो ये चुनाव है, लोकतंत्र है, इसमें राजनीतिक दलों का उद्देश्य ये है सत्ता प्राप्त करना, और उसके लिए वो अपने सभी सदस्यों के साथ वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। रही बात की योगी या मोदी या अमित शाह, ये पार्टी के बड़े चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें, इस समय उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों को अगर आप मिलाकर भी देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कोई नहीं दिखाई देता है। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प अभी तक नहीं दिख रहा है। और जब हम सर्वेक्षण के दौरान लोगों से मिले तो वहां का विशेष रूप से जो युवा मतदाता था, जो फर्स्ट टाइम वोटर जो थे, जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि मोदी की जो पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पर है या इंटरनेशनल लेवल पर है वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक अपीलिंग पर्सनैलिटी जरूर यहां काम करती हुई दिखाई दे रही है। और किसी भी पार्टी में अगर कोई अपीलिंग पर्सनैलिटी है तो उसका प्रयोग चुनाव के दौरान किया जाता है, और मुझे लगता है इसमें कोई खामी नहीं है। आशीष जी, आपसे आएंगे, जानेंगे, जब बातचीत आप लोगों से कर रहे होंगे ये सैंपलिंग को लेकर, लोगों तक आपने पहुंचा तो क्या क्या चीजें रही, इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन विकास चंद्रा का रुख करते हैं। विकास, जो एग्जिट पोल न्यूज नेशन सीजीएस का, उसमें तो 114 बीजेपी को, 86 कांग्रेस, जेडीएस 3, 21 और अदर्स को 3, यानी कि अगर मान लिया जाए यही तो सरकार रिपीट कर रही है। तमाम चीजें हमने देखी, पॉलिटिकल स्थितियां कैसी रही, या हिंदू कार्ड, जो पीएफआई और बजरंग दल, तमाम मुद्दे जो रहे, और आखिर में पीएम मोदी ने भी क्या अपील की वो सबने देखा। जी देखिए, अगर जो सर्वे हम लोग दिखा रहे हैं और उससे अगर बीजेपी नेताओं की दावे की बात की जाए तो इस समय बीजेपी के संगठन के लिए जो चाणक्य की भूमिका में है गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कुछ दिन पहले ये दावा किया था कि हम 115 के आसपास कर्नाटक में रहेंगे। हालांकि बीजेपी के दूसरे नेता अब दावा कर रहे हैं कि वो 123 के आसपास उनको सीटें मिलने जा रही हैं। और देखिए, एक चीज देखने को तो जरूर मिल रहा है कि चाहे चुनाव कहीं का भी हो, कोई भी हो, बीजेपी को उम्मीद अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से रहती है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी, आप देखें कर्नाटक में किस तरीके से उन्होंने रोड शो किए, जनसभाएं की और मुद्दों को, एजेंडे को बदलने की कोशिश की। जैसे ही कांग्रेस ने बजरंग दल का नाम लिया, बैन लगाने की बात की, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे बजरंग बली के नारे लगा दिए। उसके बाद जो बीजेपी का वार क्राई है जय श्री राम, वो कर्नाटक में सुनने को ही नहीं मिला, बजरंगी के नारे लगने लगे। तो इस बार बीजेपी को, ठीक है कि डबल इंजन की सरकार की बात बीजेपी के नेता करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, विकास की बात करते थे, मोदी की उपलब्धियों को गिनाते थे, और बार बार इस बात को जनता के सामने रखते थे कि अगर फिर से सरकार बनेगी तो कर्नाटक का विकास होगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं के दिल में, बीजेपी के में कहीं न कहीं था कि जो इस बार का जातीय समीकरण है वो उनके पक्ष में बहुत हद तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका कोर वोटर जो था लिंगायत, उसमें भी नाराजगी थी। कई सारे लिंगायत नेता छोड़कर जा चुके थे, येदियुरप्पा की वजह से नाराजगी थी। तो बीजेपी ने उस जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए जो रणनीति अपनाई, उसका नाम था वहां हिंदुत्व का कार्ड। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के नेता, चाहे वो गो हत्या का मामला हो, धर्मांतरण का मुद्दा हो, लफ्ज जिहाद का मुद्दा हो, मंदिरों को अपमानित करने का मुद्दा कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहां मंदिरों को अपवित्र कर दिया जाता है। इस मुद्दे को बीजेपी के नेता बहुत उछाले। और बजरंग दल के प्रतिबंध की बात और बजरंग बली की बात तो एक तरीके से कहें तो उनके जो हिंदुत्व का कार्ड था उस पर सोने पे सुहागा साबित हुआ। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो कांग्रेस की नीति और रणनीति वहां थी, इस बार लचर नहीं थी, कमजोर नहीं थी। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस में वहां कोई फूट नजर नहीं आ रही थी, नेताओं में कोई अपनी इन फाइटिंग नहीं वहां पर दिख रही थी। जबकि जो चीजें बीजेपी में ये सब नहीं होती हैं, वो बीजेपी में बहुत कुछ हद तक दिखाई दे रही थी। बावजूद इसके जो बीजेपी की रणनीति थी और बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी, तो शुरू से उसके नेता जिस परिणाम को, जिस एग्जिट पोल को हम लोग दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, उसी तरीके का दावा बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। हालांकि अब किंग मेकर वाली भूमिका नहीं रहेगी किसी की।
पूर्ण बहुमत की सरकार, जो अभी आंकड़े जो सामने आए हैं, हालांकि फाइनल नतीजा तो 13 मई, और दूसरी ओर अब जो चीजें अगर कही जाए तो एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। ये एग्जिट पोल देखकर, न्यूज नेशन और सीजीएस का एग्जिट पोल देखकर बीजेपी के नेता खुश तो जरूर होंगे। आपने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने 115 की बात कही, लेकिन अगर हम रीजन वाइज देखें और जो जातीय फैक्टर हो या लिंगायत वाली बात हो, वो क्या उसे भेद पाने में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर क्या कहें? ये देखिए, जो जातीय समीकरण था और जो वहां की राजनीतिक हालात थी, कांग्रेस उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस को साफ दिख रहा था कि भाई उसके से लिंगायत जो कोर वोट है बीजेपी का, उसमें बिखराव दिख रहा है, उसके नेता नाराज चल रहे हैं। बार बार अभी तक कहा जा रहा था कि जितना प्रयास येदियुरप्पा को करना चाहिए था, येदियुरप्पा ने उतना प्रयास नहीं किया, उसके नेता नाराज होकर कांग्रेस में भी चले गए। जो बॉम्बे कर्नाटका है, जहां से बीजेपी को पिछली बार 35 सीटें मिली थी, वहां चूंकि लिंगायतों का मामला है तो कहा जाता कि वो सीटें अगर बीजेपी अपनी बचा ले जाती है, कोस्टल कर्नाटका की सीटें बचा ले जाती है। हालांकि कोस्टल कर्नाटका बीजेपी का गढ़ है, 19 में से 17 सीटें तो पिछले विधानसभा चुनाव में ही मिली थी। और इस बार बजरंग दल का मुद्दा आते ही वहां पर ध्रुवीकरण नहीं, मुझे तो लामबंदी दिखाई दिया कि धर्म के आधार पर, हिंदुत्व के नाम पर गजब की लामबंदी कोस्टल कर्नाटका में थी। चूंकि वहां की परिस्थिति भी, सामाजिक परिस्थिति और भी बिल्कुल अलग है, तो वो उस बीजेपी दावा कर रही है कि उसमें 19 में से हम 18 जीत लेंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चल रही थी उसका असर जो है वो जनता पर नहीं हुआ। हिंदुत्व का जो मुद्दा बीजेपी लेकर चली, उसका भी असर लोगों पर दिखाई दे रहा था। इस बार तो वो लोग भी वहां मुखर होकर बोलते दिखाई दिए जो एक सामान्य मतदाता होते हैं, वो लोग भी इस बार बीजेपी और बजरंग दल आपने जिस तरीके से सामान्य मतदाता की बात की, जिन मुद्दों को डॉक्टर आशीष जी, हालांकि बातचीत का आधार क्या रहा, मतलब किस तरीके से आपने नब्ज टटोली? हम जिस तरीके से ये सर्वे करते हैं, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा। हम, जैसा मैंने पहले भी कहा कि प्रेडिक्शंस नहीं प्रोजेक्शंस में जाते हैं, और जब प्रोजेक्शंस करना होता है तो हमें वोटर से केवल उसकी दलगत राजनीति के विषय में राय नहीं जाननी होती है, बल्कि उस प्रदेश के शासन के विषय में भी उससे हमें बात करनी होती है। और इस विषय में जब हम बात करते हैं तो विभिन्न मुद्दों पर उसकी राय लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ आंकड़े अगर आपके सामने मैं रखूं तो वर्तमान वहां बीजेपी की जो सरकार है उसको लेकर एक बहुत उसके साथ पॉजिटिव फैक्टर जो अन्य राज्यों में भी देखा जाता है, वो बार बार अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मॉडल की बात करते हैं। तो जब हम कर्नाटक के लोगों से मिले और उनसे बात करने का प्रयास किया और कर्नाटक के डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर उनकी राय जानने का प्रयास किया, तो 31% से अधिक लोगों ने ये कहा कि वो डेवलपमेंट और गवर्नेंस के विषय पर ही मतदान करेंगे, और इसको लेकर वो बीजेपी से काफी हद तक संतुष्ट भी दिखे। हालांकि बहुत से मुद्दे थे, करप्शन को लेकर भी कुछ मतदाताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत से जो युवा वर्ग था उसने कहा कि एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ एक कमेंट ये भी युवा वर्ग की तरफ से आता है कि कोई भी सरकार हो वो 100% रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने केंद्र के साथ मिलकर और केंद्र की योजनाओं को कर्नाटक के युवाओं तक पहुंचाने का काम किया, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, जिसके माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया ताकि वो केवल सरकारी नौकरियों की तरफ ना जाए, अपना व्यवसाय भी शुरू कर सके। इन विषयों को लेकर युवाओं में कुछ हद तक संतुष्टि का भाव भी दिखा है कि ठीक है, सरकारी नौकरी ना सही तो कम से कम आप इस लायक हमें बना दे। और विशेष रूप से इसको अगर आप जोड़कर देखें मैनिफेस्टोज के साथ, तो एक ट्रेंड नया चला है जो भारतीय राजनीति में बहुत नया देखा जा रहा है, और जो दिल्ली से माना जा रहा है कि शुरू हुआ और आज राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। फ्री बीज का जो एक ट्रेंड चला है, जो मैनिफेस्टोज में मुफ्त में दिए जाने वाली जो घोषणाएं हैं, उनके जवाब में कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा अपने डेवलपमेंट गवर्नेंस के मॉडल को, अपने इन योजनाओं को रखने का प्रयास करती है, जिसके माध्यम से उसने बार बार कहा कि हम मुफ्त में नहीं देंगे, लेकिन युवाओं को इतना सशक्त और सक्षम बना देंगे कि वो स्वयं से ही इन सभी सुविधाओं को प्राप्त कर सके, स्वयं से ही उसका लाभ उठा सके। तो ये जो कुछ विषय थे, अब इस तरह की बातें जब आप वोटर के साथ कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से अब वो डायरेक्ट आपको नहीं कहेगा कि मैं इसको वोट करने जा रही हूं उसको, लेकिन उसके बाद से ऑब्जर्वेशन यही होता है, और सर्वे में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है। तो हमने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, फील्ड पर रहकर लगातार 7 दिनों तक हमारे केंद्र के 16 शोधार्थी हम
बीए और एमए के विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स वहां पर थे जिनका काम ही है शोध करना। उन्होंने इन मतदाताओं की नब्ज टटोली है और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो एकदम सटीक जाएंगे, क्योंकि वो ये ऑब्जर्व किए हुए आंकड़े हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। साथ ही अगर देखें तो कर्नाटक में एक जो आपने जातीय समीकरण, लिंगायत, वोकालिगा, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने बहुत हद तक इन सभी समीकरणों से अपने आप को जोड़ कर रखा और इसका एक प्रभाव आप देखेंगे कि जो लिंगायत समुदाय माना जा रहा था कि शेट्टार जी के अलग हो जाने के बाद से लिंगायत समुदाय नाराज होगा बीजेपी से, ऐसा कुछ देखने को नहीं आ रहा। शेट्टार जी जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हुबली धारवाड़ इलाके से आते हैं, वहां निश्चित रूप से बीजेपी को नुकसान हो सकता है।